Very good morning, my dear students, and welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, dear students, today's topic is resonance tuning. रेजोनेंस एंड ट्यूनिंग का मतलब बेटा सेम है। देखिए कल हमने जो किया था एलसीआर सर्किट में तुम्हारा एक आंसर आया था इंपीडेंस का। यहाँ देखिएगा, इंपीडेंस का मतलब था बेटा टोटल ऑपोजिशन ऑफ द एलसीआर सर्किट। इंपीडेंस मींस कैपिटल Z, और कैपिटल Z का हमने फॉर्मूला भी बनाया था। क्या फॉर्मूला बनाया था? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और मिनिमम कंडीशन पे जो Z हो जाता था वो इक्वल टू R हो जाता था। ये हम कर चुके थे, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा ये वर्ड समझते हैं, रेजोनेंस और ट्यूनिंग। ट्यूनिंग वर्ड तो तुमने सुना होगा कि इसको ट्यून कर दो, जैसे कि FM की ट्यूनिंग होती है, पहले टीवीज में भी ट्यूनिंग होती थी, ठीक है। अब तो टीवीज में ट्यूनिंग नहीं होती, ऑटो ट्यून रहते हैं। तो ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? मैचिंग होता है। ये एक किस्म से मैचिंग वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए। तो किस चीज की मैचिंग होती है, किससे मैचिंग होती है, देखिएगा। कहते हैं बेटा जब हम एलसीआर सर्किट यूज करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टर लगाया जाता है, एक इंडक्टर लगाया जाता है उसके अंदर, और एक उसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इनपुट दी जाती है। तो इस रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो बेटा इनमें भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इसका जो एक्सेल का फॉर्मूला है, तो तुम्हें याद होगा ना एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? L ओमेगा। देखिए इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी रहती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। XC का फॉर्मूला अगर तुम करोगे तो वो भी तुम्हें याद होगा 1/c ओमेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ओमेगा होता है। अगर तुम इनपुट को चेक करोगे तो E = E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर ओमेगा, मतलब यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर भी ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर भी ओमेगा आ रहा है। तो 3 जगह ओमेगा तुम्हें मिल रहा है। तो बेटा इन तीनों को कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा कि सर्किट का जो ओमेगा है, सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा जो कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण आ रहा है, इन दोनों की कुछ ऐसी मैचिंग हो जाए, इन दोनों की कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो जाए कि उनके ओमेगा और इसके ओमेगा के बीच में मैचिंग हो जाए, मतलब दोनों सेम हो जाए। अगर इसका ओमेगा और इन दोनों के ओमेगा की कैलकुलेशन के साथ मैच करेगा तो ये वाला करंट इस सर्किट में फ्लो कर सकता है। अगर मैचिंग नहीं हो रही है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो इनपुट है ये सर्किट में फ्लो नहीं कर सकती। रीजन समझने का कोशिश करना बेटा। देखिए Z = R², ठीक है, प्लस Z = R² प्लस ये जो XL है, XL को क्या लिख सकते हो? L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो बेटा यहाँ से इस ये जो सर्किट की ओमेगा है, ये जो सर्किट का ओमेगा है, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं भाई। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि L ओमेगा = 1/c ओमेगा। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, कहने का मतलब कि XL = XC होगा, तभी तो ये मिनिमम होगा। तो यहाँ से ओमेगा को कैलकुलेट करना है बेटा। इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/LC। तो ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। तो ये बेटा ये फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज द frequency of LCR circuit,
ये सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? सर्किट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस इंडक्टर का L सेल्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर पता है तो हम उस सर्किट के ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी आ सकती है 1/√LC करके। ठीक है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी तुमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगी यहाँ पर। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी भी 1/√LC है, दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर मैच कर जाएंगी तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर जो मिनिमम जो इंपीडेंस है बेटा, इंपीडेंस वो मिनिमम है। क्यों मिनिमम? क्यों मैं कैसे पता लगा? क्योंकि जब तुमने ओमेगा को कैलकुलेट किया बेटा, ये मिनिमम कंडीशन पे किया। और ये देखो L ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, इसका मतलब क्या हुआ? XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC का मतलब है कंडीशन चल रही है मिनिमम की, इंपीडेंस मिनिमम होगा। और सिंपल सी बात है ना कि अगर इंपीडेंस ऑपोजिशन मिनिमम होगी तभी तो ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और सर्किट काम करने लगेगा। ठीक है, अगर इंपीडेंस मिनिमम नहीं है, इंपीडेंस ज्यादा आ रही है, मिनिमम नहीं आ रही, तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ऑपोजिशन फैक्टर ज्यादा है, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट ऑपरेट भी नहीं होगा प्रॉपर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा, ये मैचिंग होना बहुत जरूरी है। ये ओमेगा सर्किट की फ्रीक्वेंसी है और इनपुट फ्रीक्वेंसी भी अगर तुम्हारी यही है, या ये कह सकते हो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तुम अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेट कर लो जो तुम्हारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो जब दोनों मैच हो जाएंगे बेटा तब ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। तो बेटा इस मैचिंग को, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं या फिर ट्यूनिंग बोलते हैं। LCR सर्किट को बेटा हमारा दूसरा नाम बोलते हैं सिलेक्टर सर्किट। क्यों बोलते हैं सिलेक्टर सर्किट? ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। This is also known as the selector circuit। सिलेक्टर सर्किट क्यों बोला जाता है? देखिए फॉर एग्जांपल बेटा मैंने इस सर्किट को, ये हमारे टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, एफएम के अंदर ये सर्किट लगाया जाता है। देखिए वहां पर इस सर्किट को लगाया जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की इनपुट एक साथ दे दी जाती है। देखिए अगर मैंने अपने टीवी के अंदर एक केबल वायर लगा रखी है, केबल वायर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी इनपुट्स होते हुए, इनपुट्स का मतलब है उसके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं केबल की वायर के पास, जो वायर डिश से हमारे सेटअप बॉक्स में या टीवी में आती है, कनेक्ट होती है। उस वायर में सिंगल चैनल नहीं होता, नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, हर चैनल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो भी सिर्फ एक चैनल ही हमारे टीवी पे डिस्प्ले होता है, बाकी चैनल्स डिस्प्ले नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ट्यून कर रखा है हमने। कैसे ट्यून कर रखा है? देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक वायर लगाई, उसके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें से तुम्हें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी चाहिए। मान लो तुम्हें तो एक ही चैनल चलाना है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो तुम उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने सर्किट की या अपने सर्किट का फ्रीक्वेंसी सेट करते हो। ठीक है, तुम अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को उसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से मैच करवाते हो। जैसे मैच करवाते हो वही वाला चैनल तुम्हारा टीवी पे चल रहा है, बाकी चैनल्स नहीं चलते क्योंकि उनकी इनपुट सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होगी। तो ये रीजन होता है बेटा कि इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी उसने एक ही ऑप्शन को, एक ही चैनल को सिलेक्ट किया, एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी थी, उस चैनल की जो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी, वो हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1/√LC। ये तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, 1/√LC। और इस फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कोई इनपुट मेरी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही है तो दैट मींस वो वाली इनपुट मेरे सर्किट को ऑपरेट करेगी और वही चैनल तुम्हारे टीवी पर चलेगा या वही चैनल एफएम में चलेगा। बाकी के इनपुट्स जो हैं वो तुम्हारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जो तुम्हारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। तो सर्किट की फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/√LC से। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर तुम्हारी इनपुट भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है तो तुम्हारी इनपुट इस सर्किट को ऑपरेट करेगी और एफएम में तो एफएम वाला स्टेशन चल जाएगा, टीवी या तो टीवी पे वो चैनल चल जाएगा जो उस चैनल की वो इनपुट होगी।
बाकी के चैनल्स नहीं चलेंगे। हाँ, वायर जरूर लगी हुई है, केबल जरूर अभी भी हमारे टीवी पे लगी हुई है, उसमें सभी चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन टीवी पर एक ही चैनल चल रहा है। तो इसका मतलब है कि उसने इतने सारे फ्रीक्वेंसीज में से एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लिया है। अगर उसने एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लिया है तो दैट्स व्हाई दैट एलसीआर सर्किट इज आल्सो नोन एज द सिलेक्टर सर्किट। एलसीआर सर्किट को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। पॉइंट इज क्लियर? तो कब सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो मैंने तुम्हें बताया कि हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए। उस टाइम तक इस सर्किट का इंपीडेंस ऑपोजिशन फैक्टर मिनिमम हो जाता है और ये वाला करंट सर्किट में फ्लो कर जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना बेटा? तो ये है बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट। इसमें अगर तुम चाहो तो इसमें बेटा तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें टाइम पीरियड के साथ साथ तुम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बारी से। 2 मिनट का ही काम है। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू बताइए कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? देखिए इसमें तुम अभी ये एक्चुअली ये तो ठीक है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल ली। न्यूमेरिकल्स में कुछ डेटा हमें चाहिए होता है, कभी हमें टाइम निकालना पड़ जाता है और कभी कुछ भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है हमें। ठीक है ना? तो देखते हैं एक बार। बहुत सिंपल है, ये ओमेगा से स्टार्ट कर देंगे बेटा। ओमेगा क्या है? 1/LC है। ओमेगा को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो? 2π/T = 1/LC। ये लिख सकते हो। यहाँ से T भी निकाल सकते हो। T का क्या फॉर्मूला बनेगा? T = 2π√LC। ये T का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और 2π/μ 1/√LC। देखिए 1/T को जो ये पढ़ा होगा ना हमने छोटी क्लास में, 1/T को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का वैसे तो ऐसे यूनिट हर्ट्ज होता है, लेकिन पर सेकंड तो भी होता है। ठीक है ना? तो 1/T को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर जो 1/T आ रहा है उसको मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया। तो ये टाइम का तो फॉर्मूला ये बन ही चुका है तुम्हारे लिए। अब फ्रीक्वेंसी का भी देख लो कि यहाँ से अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सिंपल फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर बन गया 1/3π/LC। तो एक फॉर्मूला बेटा तुम्हारे सामने दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी याद रखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी? 1/√LC। 1/√LC इज द फॉर्मूला ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इंपीडेंस का तुम्हें पता लग गया, इसकी मिनिमम कंडीशन पता लग गई। रेजोनेंस और ट्यूनिंग का मतलब क्या है पता लग गया। रेजोनेंस और ट्यूनिंग का मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो सर्किट की है और वही अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट की है, दोनों में मैचिंग हो जाए तो उस टाइम में हमारा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसी या दैट फिनोमेना इज नोन एज द रेजोनेंस और ट्यूनिंग। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, and that circuit is also known as the selector circuit because it will select only one signal out of the number of signals. ठीक है स्टूडेंट? तो ये कौन सा सिग्नल सेलेक्ट करेगा? जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तुम्हारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होगी। ठीक है बेटा, बाकी के जो सिग्नल हैं वो ब्लॉक रहेंगे पीछे की तरफ। चलिए, तो यहाँ तक का जब हमारा ये चैप्टर था बेटा, तो LCR यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया। रजिस्टर से स्टार्ट किया था, LCR से कंप्लीट किया। ठीक है, रेजोनेंस और ट्यूनिंग भी कर लिया हमने। अब इसके बाद बेटा जो हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो हम कल की क्लास में करेंगे, वो है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, AC करंट। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की क्या इफेक्टिव वैल्यू होती है। ऐसे ही हम करेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पावर इन AC, कि इफेक्टिव पावर कितनी होती है AC के अंदर। मैं ऐसे इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ बेटा? मैं इफेक्टिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि AC करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होती है, जीरो होती है, फिर नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है।
तो हम क्या कहेंगे हमें कितना करंट मिल रहा है, करंट तो बढ़ भी रहा है, जीरो भी हो रहा है, फिर नेगेटिव भी हो रहा है, तो हम एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते अल्टरनेटिंग करंट की, तो हम एक एवरेज बताते हैं जिसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, कि इतनी तो इफेक्टिव है, इसमें कुछ मतलब एवरेज को इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ही पावर है, क्योंकि जब एसी इनपुट दोगे तो पावर भी कम ज़्यादा होगी करंट के साथ, तो कितनी पावर कम ज़्यादा हो रही है तो उसकी भी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मिलती जुलती डेरिवेशन है, कुछ कैलकुलेशन इनकी कॉमन है, सिमिलर है, तो बहुत प्यारे कंसेप्ट हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आने के बहुत चांसेस रहते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कल करेंगे बेटा। तो आज के लिए हमारा ये सर्किट तक इतना ही था। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।